मैंने देखा है कि जितने भी लोग हैं जो बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस में रहते हैं उनको साइनस जैसी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। जैसे साइनस आपके यहाँ पे इस जगह पे होते हैं और यहाँ पे फ्रंटल पे 4 साइनस हो, तो अगर इसमें कफ बनना शुरू हो जाए तो आपका जो दर्द है वो यहाँ पे ज्यादा होगा और फ्रंट एरिया पे होगा। वीक इम्यूनिटी है, अगर नाक की हड्डी बढ़ी हुई है उसकी वजह से भी साइनस होता है। डस्ट पॉल्यूशन वाली जगह पे ज्यादा रह रहे हो तो उन केसेस में भी साइनस होता है। या फिर क्रोनिक, अगर आपको क्रोनिक एलर्जीज है तो वो आगे चल के अगर उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो वो साइनसाइटिस में कन्वर्ट हो सकती है। हीट वेव्स चल रही है तो अब इससे ज्यादा से ज्यादा लोग कूलर्स और एयर कंडीशनर्स का यूज करेंगे, तो क्या ये साइनस को और ज्यादा बढ़ावा देगा? डेफिनेटली, स्पेशली साइनस, अस्थमा, ये सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि स्टार्ट आपकी एलर्जी से हुई है। अगर आपको कोल्ड कफ हो रहा है ना, तब वो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए हो रहा है, तो उसको रोको मत, ठीक है। उसकी जगह पे आप कुछ हर्बल चीजें यूज कर सकते हो, स्पेशली जैसे घर में यूज कर सकते हो, वो एंटीबायोटिक का ही काम करती है। आपकी सुबह भी छींकों से शुरू होती है, नाक बहना, थकान और एक हाथ में टिश्यू। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये मौसम की वजह से है, ठीक हो जाएगा, बट ठीक होता नहीं है और दिन भर फिर वही थकान और वही हैवीनेस। और ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, रिसर्च कहती है ग्लोबली हर 10 में से 3 लोग जो है सीजनल एलर्जीज का शिकार हैं। और इंडिया में खासकर पॉल्यूशन और डस्ट के बीच रहने वाले लोगों में ये नंबर्स और भी ज्यादा है। क्या सिर्फ सिम्टम्स को दबाना ही आंसर है या कुछ और ऐसा है जो हम भी नहीं जानते? तो आइए आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है जाने माने आयुर्वेदिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना कौशल, जो एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट तो है ही है, उसके साथ इन्होंने एलर्जी पे अपना एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश करा है। तो क्या बार बार सर्दी होना, नाक बंद रहना है नॉर्मल है या कोई बॉडी का वार्निंग साइन है? देखिए, अगर बार बार आपका नाक बंद रह रहा है या फिर सर्दी जुकाम रह रहा है तो ये वार्निंग साइन ही है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। बेसिकली एक सीजन जब चेंज होता है, एक सीजन से दूसरा सीजन ट्रांजिशन होती है, तब नॉर्मल कफ, फीवर, आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी चेंज होती है, तब ये चीजें नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको हर सीजन मतलब बिना एक दिन छोड़े भी आपको लगातार छींके आना, नाक बंद रहना या फिर आपको बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रीट होना, तो ये ऑब्वियसली वार्निंग साइन है कि आपकी बॉडी में या तो आपकी इम्यूनिटी वीक है या फिर आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपकी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको एलर्जिक रिएक्शंस दे रही है। तो इन चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि आगे चल के ये किसी क्रोनिक डिजीज में बदल सकती है, जैसे कि साइनस हो गया, एस्थमा हो गया, रेनाइटिस हो गया, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स। तो जैसे आपने अभी साइनस का जिक्र करा, तो क्या साइनस और ये जो नाक बहना, सर्दी लगना, ये कोई सीजनल बीमारी है या ये लाइफ लॉन्ग रहती है अगर एक बार हो जाए? देखिए, एक सीजनल बीमारी होती है। जैसे मैंने कहा कि जब सीजन चेंज होते हैं तो बहुत सारे लोग, स्पेशली जो कफज प्रकृति, जिनमें बॉडी में कफ दोष ज्यादा है, तो उनको ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन साइनस जो है वो एक डिजीज है जिसके बहुत सारे आगे रीजंस हैं। एक तो है वीक इम्यूनिटी है, सेकंड ये है कि अगर आपकी बॉडी में लाइक डेविएटेड नेजल सेप्टम, मतलब अगर नाक की हड्डी बढ़ी हुई है उसकी वजह से भी साइनस होता है। देन इज आपके बाहर के फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल अगर आप डस्ट पॉल्यूशन वाली जगह पे ज्यादा रह रहे हो तो उन केसेस में भी साइनस होता है। या फिर क्रोनिक, अगर आपको क्रोनिक एलर्जीज है तो वो आगे चल के अगर उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो वो साइनसाइटिस में कन्वर्ट हो सकती है। तो ऑब्वियसली ये जो साइनसाइटिस है दैट इज द क्रोनिक, लेकिन जो नॉर्मल सीजन है वो एक्यूट फॉर्म में होती है। वो कभी कभी जब सीजन चेंज होते हैं तब ये प्रॉब्लम आती है। क्या साइनस से होने वाला हेडेक लोग माइग्रेन का हेडेक समझकर गलत ट्रीटमेंट लेते हैं? डेफिनेटली, लोगों को नहीं पता होता है कि साइनस का दर्द कहां से होता है। जैसे साइनस आपके यहाँ पे इस जगह पे होते हैं और यहाँ पे फ्रंटल पे 4 साइनस होते हैं, तो अगर इसमें कफ बनना शुरू हो जाए तो आपका जो दर्द है वो यहाँ पे ज्यादा होगा और फ्रंट एरिया पे होगा। लेकिन माइग्रेन का दर्द है वो पूरे सर में जाएगा और आपके बैक तक जाता है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो आपको दर्द हो रहा है वो माइग्रेन का हो रहा है या फिर आपको साइनस का हो रहा है। मोस्टली जब साइनस का दर्द होता है तो उसमें आपके एक रनिंग नोज भी रहता है, छींकें ज्यादा आती हैं, ठीक है। माइग्रेन में ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं कि छींकें ज्यादा आए या फिर आपका रनिंग नोज रहे या फिर कंजेशन हो, तो दोनों में डिफरेंस है। तो आपको सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि ये जो दर्द है ये साइनस का है या फिर ये माइग्रेन का है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें आगे ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पॉल्यूशन इंडिया में आज सबसे बड़ा एक एलर्जी का कारण बन चुका है। देखिए, पोल्यूशन तो आप सब लोग अभी न्यूज में देख ही रहे हैं कि दिल्ली का कितना आईक्यू है, मतलब ये सारी चीजें आप देख रहे हो, है ना, कितनी एयर क्वालिटी है, हर जगह वो चेकिंग हो गई है। लेकिन आप देखो कि पोल्यूशन की वजह से कितनी डिजीज है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में। जैसे हमने दिल्ली की न्यूज तो हम रोज सुनते रहते हैं कि उसमें इतना ज्यादा पोल्यूटेड वो सिटी बन चुकी है कि वहां पे सांस लेना भी डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो भी चीजें, जैसे पोल्यूशन में भी क्या होता है कि वहां पे जाइलोमेथाजोन पोल्यूशन नाम की चीजें रिलीज होती हैं, गैसेस रिलीज होते हैं ट्रांसपोर्ट से, तो वो आगे जाके आपके लंग्स में कंजेशन पैदा करते हैं, जिसके कारण आपको उस एयर में सांस लेना ही डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी उसके साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो अलग है, जैसे कि रनिंग नोज, कंजेशन, लंग की डिजीज। लाइक मोस्टली मैंने देखा है कि जितने भी लोग हैं जो बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस में रहते हैं उनको एस्थमा, साइनस जैसी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। एंड स्पेशली वो लोग जो उनकी इम्यूनिटी भी वीक होती रहती है साथ के साथ, मतलब अगर वो पोल्यूटेड एरियाज में रहते हैं जहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो उनकी इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा हिट रहती है। तो उन चीजों में, उन केसेस में ना सिर्फ बड़ों को, बच्चों में भी बहुत बड़ा इफेक्ट देखते हैं कि उनको भी बहुत अर्ली स्टेज में एलर्जिक रिएक्शंस होने शुरू हो गए हैं।
तो ये तो बात करी हमने बाहर के पॉल्यूशन की, बट बहुत बार हमने देखा गया कि हम घर के अंदर जी। है, एसी डक्ट्स हो गए, हाँ। फिल्टर्स हो गए, पेट्स हो गए, उनकी वजह से भी घर के Definitely। अंदर के इन्वायरमेंट में भी बहुत Yes। पॉल्यूशन रहता है। तो इसका यही सोल्यूशन है कि आपको टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए। जैसे हमने कहा है कि एसी डक्ट्स आपको हर मंथ में एक बार क्लीन करना जरूरी है, ये आजकल गाइडलाइंस है। एंड डस्ट माइट्स क्या होते हैं कि जैसे आप कोई चीज लाइक अभी हम कोई कपड़े निकालते हैं, उसको हम झाड़ते हैं, उससे भी बहुत लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, स्पेशली डस्ट माइट्स। जैसे आप कोई भी स्प्रेज यूज करते हो, जैसे कीटाणु होते हैं या कॉकरोच की कोई स्प्रे है जी डालते हो, तो उससे भी एलर्जिक होते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि घर पे अगर तड़का भी लग रहा है ना, और क्या कहते हैं अगर कोई परफ्यूम भी यूज हुआ है, उनको भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक है। तो उनको ये सारी चीज उनके लिए एलर्जेंस है, बाहर के हार्मफुल पार्टिकल्स हैं जो आगे चल के बॉडी का इम्यून सिस्टम को हिट करते हैं। तो ये चीज एक नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज के लिए अगेंस्ट रिएक्शन कर रही है। तो इनको जितना अवॉइड किया जाए वो बेटर है। लेकिन अब इसके बदले में आप क्या कर सकते हो, आप अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप कर सकते हो। उसके लिए हमारे आयुर्वेदा में बहुत सारी चीजें हैं जी। अपकमिंग बहुत ज्यादा हीट वेव्स का हम न्यूज में आजकल बहुत देख रहे हैं कि हीट वेव्स चल जी। रही है, तो अब इससे ज्यादा से ज्यादा लोग कूलर्स और एयर कंडीशनर्स का यूज करेंगे, तो क्या ये साइनस को और ज्यादा बढ़ावा देगा? डेफिनेटली बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे ही आते हैं मेरे पास, मेरे ओपीडी में जितने भी पेशेंट है साइनस के, उनको लगता है कि जब उन घर का फैन भी ऑन करते हैं ना, तब भी उनको साइनस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, स्पेशली सुबह के टाइम पे। और एसी में तो वो बैठ भी नहीं सकते हैं, उनको छींकें आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें उनके लिए एक एलर्जेंस का रूप है, साइनस वाले पेशेंट्स के लिए। तो उनको ये चीजें थोड़ी सूट नहीं करेगी। तो ऐसे पेशेंट्स को मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आप अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप कर सकते हो, ताकि वो चीजें आपको ज्यादा इफेक्ट ना करें। तो उनके लिए ही आपकी जैसे आयुर्वेदा में गिलोय हो गया, अश्वगंधा हो गया, नीम हो गया, ये सारी चीजें जड़ी बूटियां हैं, जिसको लेने से क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी तो बिल्डअप होती है, साथ ही साथ आप फाइट बैक कर सकते हो इन एलर्जेंस के अगेंस्ट। तो जैसे कि आजकल हर घर में हमने देखा एयर कंडीशनर है, तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है कि लोग एयर प्यूरिफायर्स भी लगा रहे हैं घर के अंदर, कि हमारी जो अंदर का वातावरण है घर के अंदर का वो प्योर एयर रहे। तो ये कितना हेल्पफुल है, स्पेशली उन लोगों को जिन्हें साइनस या एलर्जी है? जी देखिए, आप ये मैं अभी भी हमने डिस्कशन किया है कि पोल्यूशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो हम यही ट्राई करते हैं कि अगर हम घर पे रहे तब तो हम फ्रेश एयर ले लेना, उसके लिए ही एयर प्यूरिफायर्स लग रहे हैं। क्योंकि बाहर जाके तो आपको पोल्यूशन ही मिलने वाला है, तो उसमें तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है वो वीकन होगी। लेकिन घर पे तो एटलीस्ट आप अपनी बॉडी के लिए कुछ कर सके, तो दैट्स वाई एयर प्यूरिफायर लग रहे हैं। स्पेशली आजकल लोग कंसर्न हो गए हैं अपने बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चों में ये बहुत जल्दी होता है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बिल्डअप होती है स्टेज पे, ठीक है। आप जब बच्चा छोटा होता है तब उसकी इम्यूनिटी बिल्डअप होनी स्टार्ट हो गई है, तो एटलीस्ट उनकी जो इम्यूनिटी है उसको हम बूस्ट कर सके, इसलिए एयर प्यूरिफायर जरूरी हो गया है। क्योंकि आजकल का जो वातावरण है वो सांस लेने योग्य नहीं है, स्पेशली मेट्रो सिटीज का। तो उसके बजाय आप ये कर सकते हैं कि आप जितना टाइम घर पे रहें उसमें आप थोड़ी सी अपनी एयर को क्वालिटी को बेटर कर सके, तो उसके अगेंस्ट हम एयर प्यूरिफायर्स का कर सकते हैं। और आप ये यूज भी कर सकते हो, अगर आप किसी अच्छी कंपनी का ले रहे हो दैट इज गुड, आपको लगाना चाहिए ताकि आप इम्यूनिटी बिल्डअप कर सको। तो बहुत लोगों को हमने ये भी कहते सुना है कि सपोज इन केस ऑफ विंटर्स, जब वो क्विल्ट से बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं सर्द गर्म हो गया, हम रजाई में हमने क्विल्ट ली हुई थी तो हम गर्मी में थे, ऐसे ही जैसे बाहर निकले तो मैं कोल्ड हो गया, बट चाय का कप लिया तो इट्स नॉर्मल, अब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ और सारा दिन मेरा अच्छा रहेगा। तो क्या वो भी उन्हें किसी सीजनल एलर्जी या किसी साइनस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जो उन्हें पता ही नहीं? देखिए, ऐसे ना ये दो एक्सपेक्ट्स है। एक तो जब सर्दी होती है तो ऑब्वियसली बाहर का टेम्परेचर थोड़ा सा लोअर डाउन होता है। मैं ऐड करना चाहूंगा गर्मी में भी वो कहते हैं कि हम एसी से बाहर निकले तो एकदम हमें 1-2 मिनट एसी में भी तो आपने अपना टेम्परेचर रूम का कम कर दिया ना। आपका जो बाहर का टेम्परेचर है वो कितना रहेगा? आजकल आप देख लीजिए इंडिया में 35-40 के करीब आराम से टेम्परेचर गया हुआ है। लेकिन जब आप रूम में होते हैं, बाहर का टेम्परेचर 40 में आपकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया, 40 में वो नॉर्मल है। लेकिन जब आप एसी में चले जाओगे, वहां का टेम्परेचर आप कितना रखते हो? आप 20, 22, 24। आप दोनों चीजों में कितना डिफरेंस कर दिया? आपकी बॉडी आपकी समर्स के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी ने प्रिपेयर कर लिया, अपने इम्यून सेल्स बना लिए कि 40 टेम्परेचर तक हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपने जब एसी में गए तो आपने अपने इम्यून सेल्स को एक तरह से शॉक दे दिया कि अब आपको 22 का टेम्परेचर करके अपने इम्यून सेल्स उसके में बनाने हैं। तो ऑब्वियसली वो सर्दगम होगा ना, उसको समझ ही नहीं आ रहा, तो उसने क्या, तो इसकी वजह से क्या होगा कि रिएक्शन होंगे, ठीक है। उसको फिर करने के लिए आप चाय, डिटॉक्शन कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही चीज करनी है कि इन चीजों। तो हमने बहुत केसेस में ऐसा सुना है कि लोग कहते हैं दे हैड एलर्जी विद डस्ट, या घर पे जैसे सीजन चेंज होता है, गर्मियों के कपड़े अंदर रखते हैं, सर्दियों के बाहर निकालते हैं या सर्दियों के निकालते हैं, तो दे गेट दैट स्नीजिंग एंड ऑल। एंड इसके अलावा एक होता है कि बाहर पॉल्यूशन की वजह से होने वाली मतलब उनको छींकें आती है। तो इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, जो घर में जो आप कह रही हैं ये थोड़े टाइम तक के लिए होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप उस टाइम पे मुंह पे कपड़ा बांध सकते हो, तो ये चीजें आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन जब पोल्यूशन है, पोल्यूशन में क्या है कि आपके केमिकल्स भी रिलीज हो रही हैं, स्मोक भी रिलीज होती है, जो जाके लंग्स में जाके वहां पे बैठ जाती हैं, जिससे क्या है कि वहां पे कंजेशन होना, इन्फेक्शन होना, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को डायरेक्टली हिट करती हैं ये सारी चीजें, पोल्यूशन। तो ये दोनों सेम है या इनमें कोई डिफरेंस? ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। हम इसमें ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट है, लेकिन ये है कि जो पोल्यूशन है वो थोड़ा ज्यादा हार्मफुल है आपके लंग्स के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर, एज कम्पेयर टू डस्ट
पार्टिकल्स से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करो, ठीक है। आप गर्मियों में भी अगर आपको लग रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली एसी में, क्योंकि आपकी बॉडी कफज दोष है, आप अपनी बॉडी को चेंज नहीं कर सकते हो, आपके कफज प्रधान दोष है। उसमें क्या करना है कि आपको सुबह उठ के गर्मियों में भी, चाहे सर्दी हो, हल्की सी चुटकी हल्दी वाला दूध ही पीना है, अगर आप दूध लेना चाहते हो, नहीं तो पानी में हल्दी डाल के पी लो, ठीक है। तुलसी के एक अद्धा पत्ता चबा लो, ये कोई गर्म नहीं होता है, आप गर्मियों में भी ले सकते हो। साथ ही साथ अजवाइन, आप अजवाइन का रात को सोने से पहले अजवाइन का पानी पियो, ये बहुत अच्छा है। थोड़ी सी इलायची भी डाल सकते हो। ये सारी चीजें आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए काफी स्ट्रांग है। और मैं एक बात करूं, आंवला खाना मत छोड़ो, गर्मी हो सर्दियों हो, आंवला खाना शुरू कर दो। ये एक रसायन है, अगर आप आंवला खाना शुरू कर दोगे ना तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और गिलोय घनवटी भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग, कोविड में बहुत पॉपुलर हुई है गिलोय, लेकिन ये क्यों कोविड में हुई है? हमारे आयुर्वेदा में तो हमने इसको अमृता नाम दिया है, अमृत के समान काम करती है। तो अगर आप गिलोय खाना शुरू कर दोगे ना तो एक तरह से आप अमृत खा रहे हो, ठीक है। अमृत का क्या काम है? आपकी बॉडी को अच्छा रखना, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बिल्ड करना और आपको एक लॉन्ग एंटी एजिंग देना। तो ये सारे काम आपको गिलोय देगा। तो ये सब चीजें करनी चल जाओ, ताकि आपको ये सारी चीजें जो आपको पास हो रही हैं तो ये ना हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने ये देखा है कि लोग अपनी जो एलर्जी ट्रिगर्स है या सीजनल एलर्जी ट्रिगर्स है उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। इस वजह से इस प्रॉब्लम का रिपीटेशन हो रहा है उनकी लाइफ में। डेफिनेटली लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको किस चीज से एलर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम ना खाना पीना तो बहुत घर का देसी खाना खाते हैं, हम 2 किलो दूध पी लेते हैं और कुछ नहीं, कुछ खाना कुछ है ही नहीं है। लेकिन आपको पता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, ये भी आपकी एलर्जी का बहुत बड़ा कारण है। उनको लगता है कि हम घर का, जो हमारे घर पे भैंस गाय है, स्पेशली हरियाणा, जो हमारी गांव साइड में लोग होते हैं, वो इस चीजों को प्रेफर करते हैं कि ये तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। लेकिन ज्यादा कोई भी चीज लोगे, आज की बॉडी में उतना जितना काम पहले लोग करते थे वैसा नहीं है। पहले क्या, अगर लोग दूध मक्खन खा रहे थे तो उसको बर्न करने के लिए भी बॉडी उतना वर्क कर रही थी। आजकल इतना वर्क नहीं होता है, तो वो कहाँ है? वो आपकी बॉडी में स्टोर होता जाता है, एक्स्ट्रा कफ बन रहा है। वो एक्स्ट्रा कफ कहाँ जाएगा? आपकी बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो ये साइनस जैसी प्रॉब्लम ज्यादा होंगी। तो घर का खाना भी आप क्या खा रहे हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज ज्यादा लोगे तो वो हार्मफुल है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको पहचानना चाहिए कि आप कि एलर्जेंस कौन कौन से हैं। इसके लिए क्या कोई साइंटिफिक टेस्ट है? डेफिनेटली हम एलर्जी टेस्ट है, आप एलर्जी टेस्ट करवा सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। लेकिन बेसिकली अगर आपको अभी स्टार्टिंग ही है तो आप सिर्फ अपनी डाइट में कॉमन सी चीजें हैं जिनसे लोगों को एलर्जीज होती हैं। एक तो डेयरी प्रोडक्ट्स, सेकंड इज नॉन वेज, थर्ड इज अल्कोहल, ठीक है, फोर्थ इज ऑयली, मैदा की बनी चीजें, ये सारी चीजें अवॉइड करो, एंड फिफ्थ वन इज खट्टी चीजें। अगर आप अपनी डाइट में से ये 5 चीजें भी हटा दोगे ना तो आधी से ज्यादा एलर्जीज आपकी खत्म हो जाएंगी। तो मोस्टली हमने देखा है जैसे सीजनल एलर्जीज के टाइम में लोग नेजल स्प्रेज या नेजल ड्रॉप्स, अल्कलाइन वाटर्स, इवन तक बच्चों को भी वो डाल देते हैं ताकि उनकी जो ब्रीदिंग है प्रॉपर हो सके या सोने में प्रॉब्लम ना हो। इसके कोई साइड इफेक्ट? बहुत साइड इफेक्ट है, बहुत साइड इफेक्ट्स है। ये आगे चल के आपको एडिक्शन कर देंगे, आपको इसके बिना सांस नहीं आएगी। मेरे पास इतने पेशेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमारा इनहेलर छुड़ा दो। मतलब इनहेलर हमें छोड़ना है, क्योंकि इनहेलर में जो केमिकल्स यूज होते हैं वो आपके धीरे धीरे आपके लंग्स की जो अपनी कैपेसिटी है एक्सपेंशन की, अपनी वर्किंग कैपेसिटी है, वो कम करते जाते हैं, ठीक है। आप कहें कि उसकी पावर कम करते जा रहे हैं। तो ये चीजें कहीं भी हार्मफुल तो बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। जी, हमने नेजल स्प्रेज का जिक्र करा है। मैं पर्सनली बात करूं तो आई वेंट टू अ एलोपैथिक डॉक्टर। सो मेरा खुद का बेटा है, वो जो है माउथ ओपन करके सोता है रात में। सो डॉक्टर ने कहा कि 2 to 3 months उन्होंने हमें एक नेजल ड्रॉप्स दिया है कि आपको 3 months तक ये रेगुलरली उसके जो है नोज में रात को सोते हुए डालनी है। तो क्या दिस इज अ प्रॉब्लम और या उसको आदत पड़ जाएगी इस चीज की? देखो, बच्चों के केसेस में क्या होता है कि जो बच्चा मुंह से सांस लेता है तो इसका कारण ये है कि वो नाक से सांस नहीं ले पा रहा है, उसका नाक बंद है। मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो उस एज में कफ प्रधान होता है, जो हमारा बचपन होता है ना उसमें कफ प्रधान रहता है। एंड मोस्टली जब बच्चा सोता है तो सोने का जो टाइम है, रात्रि का टाइम है और सुबह तक टाइम है, वो भी कफ प्रधान है। तो उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा कफ वाली चीजें हो रही हैं। बच्चा दूध पीता है, वो भी कफज है। तो इतना सारा कफ निकलने के कारण क्या होता है कि बच्चे का नाक बंद हो जाता है। तो उसको करने के लिए सबसे इजीएस्ट वे क्या है कि आप नोज में, नॉस्ट्रिल्स में क्या करते हैं, ड्रॉप्स डालते हैं। तो आप डाल सकते हो अगर वो टेम्परेरी है, ठीक है, आप 1-2 साल तक वो कर सकते हो, लेकिन उसकी आदत नहीं डालनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कुछ आयुर्वेदा, जैसे आयुर्वेदा में अनु तेल है, वो बहुत ही नॉर्मल जड़ी बूटियों से बना हुआ है, आप उसको उससे रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। बच्चों के केस में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि उनका नाक बंद हो जाता है, तो उसके लिए हमें कुछ खोलने के लिए उसको देना पड़ता है। तो अनु तेल आप सबसे बेस्ट है। अगर आप बच्चे के नोज में 2 या 3 ड्रॉप्स डाल दो सोने के टाइम पे, तो उसका इफेक्ट उतना ही होगा जितना वो नेजल ड्रॉप्स है। बस ये है कि जो नेजल ड्रॉप्स आप डाल रहे हो वो थोड़ा सा केमिकल है, ठीक है, उसकी आज नहीं तो कल आदत पड़ सकती है, लेकिन अनु तेल की ऐसा नहीं है। उसकी अगर आप सारी उम्र भी यूज करोगे तो उसकी कोई आदत नहीं पड़ेगी आपको, वो एक तरह से आपकी हेल्थ के लिए ओके है। तो बहुत लोग, हमारे बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि बच्चे के नाक में देसी घी या अपना सनफ्लावर ऑयल की 2 ड्रॉप्स डाल दो सोते हुए, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू अनु तेल। देसी घी डालना
कॉमन है, हमारे आयुर्वेदा में भी बोला गया है कि Okay. वो आप उससे तर्पण कर सकते हो देसी घी से, तो उससे ठीक रहता है बच्चे का। तो देसी घी इज ओके, गाय का देसी घी डालो, वो अच्छी प्रैक्टिस है। ये सारी चीजें आयुर्वेदा से ही रप्ट हुई हैं। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल का ये कहूंगी कि मस्टर्ड ऑयल आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही डालो, जब भी आपकी बच्चे को वो सूट करेगा कि नहीं करेगा, दैट इज राइट। सो मोस्ट ऑफ केसेस में सीजनल एलर्जी या साइनस जैसे ही लोगों को कैच होता है, लोग इजीली एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। क्या उसकी बहुत ज्यादा ओवरडोजेज कर रहे हैं लोग? डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स तो मैं बिल्कुल नो बोलूंगी। मैं कहूंगी कि इससे अच्छा आप हफ्ता बीमार रह लो, एंटीबायोटिक्स मत खाओ। आपको कोल्ड कफ, आपकी बॉडी में क्या है, हमारे आयुर्वेदा में बोला गया है कि अगर आपको कोल्ड कफ हो रहा है ना, मतलब आपको एक नॉर्मल सीजनल कोल्ड कफ हो रहा है या बुखार हो रहा है, वो आपकी बॉडी को, इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए हो रहा है, तो उसको रोको मत, उसको होने दो। आपकी बॉडी के अपने इम्यून सेल्स बनने दो। अगर आप उसको बीच में ही रोक दोगे एंटीबायोटिक्स खा के, तो आपकी बॉडी की क्षमता वीक होती जाएगी। तो एंटीबायोटिक्स तो बिल्कुल नो है, ठीक है। वो आगे चल के आपके किडनीज पे, आपके लिवर पे, साथ ही साथ आपके बाकी ऑर्गन्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। तो एंटीबायोटिक्स तो बिल्कुल मैं नहीं प्रेफर करती हूँ, किसी को भी दो, ठीक है। उसकी जगह पे आप कुछ हर्बल चीजें यूज कर सकते हो, स्पेशली जैसे घर में हल्दी यूज कर सकते हो, वो एंटीबायोटिक का ही काम करती है। आप नीम के पत्ते यूज कर लो, उसको उबाल के, है ना, थोड़ा सा उसका डिटॉक्शन ले लो। आप तुलसी का अर्क लो, आप सुबह शाम अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा गला खराब, खारिश या नेजल कंजेशन हो रही है, तो आप तुलसी के अर्क को पानी में डाल के, चाय में अगर ले रहे हो तो उसमें डाल के आप ले सकते हो। गिलोय बहुत अच्छा है इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए। तो ये सारी जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, इसका यूज करो। आप एंटीबायोटिक्स मत खाओ, और जितना हो सके अगर आपको नॉर्मल सीजनल कोल्ड कफ है उसको होने दो, ताकि वो आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स खुद प्रोड्यूस कर सके और इम्यूनिटी बढ़ा सके। ये भी कहना गलत नहीं होगा, जो हमारी सीजनल एलर्जीज है अगर उन्हें ट्रीट ना करा जाए तो ये आगे चल के साइनस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। डेफिनेटली जो भी चीज अगर अनट्रीटेबल रह जाए तो वो आगे चल के उसके जो इफेक्ट्स हैं वो काफी क्रोनिक भी हो जाते हैं, और उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। स्पेशली साइनस, अस्थमा, ये सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि स्टार्ट आपकी एलर्जी से हुई है। बहुत केसेस में हमने ये भी देखा है कि साइनस में डॉक्टर्स रिकमेंड सर्जरीज ओनली द लास्ट ऑप्शन, Right. तो दैट इज अ लास्ट ऑप्शन और समटाइम्स आल्सो अ बेस्ट ऑप्शन। देखिए, अगर आपको अर्ली स्टेज में पता चल गया है तो उसके लिए आप आयुर्वेदा रिकमेंड करूंगी मैं कि आप खा के देखो, वो काफी अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन यस, अगर आपके यहाँ पे पॉलिप है या आपका क्या कहते हैं नेजल सेप्टम बहुत ज्यादा रुकावट कर रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, तो उन केसेस में आप सर्जरी करवा के उसको नॉर्मल डाउन कर सकते हो। लेकिन उसकी वजह से जो एलर्जीज है उसके लिए स्टिल आपको आयुर्वेदा का सहारा लेना चाहिएगा। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपने डेविएटेड नेजल सेप्टम की सर्जरी करवा ली है तो उसके बाद आपको एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होंगे, आपको स्टिल होंगे, बिकॉज वो बॉडी का रिस्पॉन्स है, वो चीजें होंगी। उसके लिए आप आयुर्वेदा कर सकते हो। वो भी आप लास्ट स्टेज पे, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आपके पॉलिप्स है नाक में, या नाक की हड्डी बहुत है, या फिर बहुत टाइम हो गया है, उस केस में आप सर्जरी ऑप्ट करो। अदरवाइज आप एक हर्बल फॉर्मूला यूज करो। क्या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि प्राणायाम एंड ऑल ये साइनस में हेल्पफुल एंड इसका सोल्यूशन हो सकता है? डेफिनेटली ये आपके साइनस के जो चैनल्स हैं उसको खोलने का काम करती है, ठीक है। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, अनुलोम विलोम करते हो, प्राणायाम करते हो, तो क्या होता है कि आप जब डीप ब्रीथ लेते हो तो आपके जो चैनल्स हैं वो खुलते हैं, एक्सपैंड होते हैं, इसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन ये आप कर सकते हो अलॉन्ग विद द मेडिकेशंस। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द परमानेंट सोल्यूशन फॉर साइनस, आपको इसके साथ मेडिसिन लेनी पड़ेगी। दिस इज जस्ट कि साइड बाय साइड आपको एक सपोर्ट मिल सके जिससे कि आप और बेटर फील कर सको। तो साइनस बेसिकली अगर हम इस टर्म को डिफाइन करें, ये किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है या इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अ वीक इम्यूनिटी? देखिए, ये दोनों चीजों से होता है। साइनस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस जो आपकी बॉडी में होते हैं, ठीक है, नेजल के आसपास रुकते हैं, ठीक है। इसकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, और इन्फ्लेमेशन के कारण क्या होता है कि इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। साथ ही साथ क्या हो सकता है कि आपको इससे इम्यूनिटी, अगर आपकी वीक हो, अगर आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, आपका लाइफस्टाइल नहीं अच्छा है, तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपकी नोज में कोई पॉलिप है, कोई गांठ है, उसकी वजह से यह प्रॉब्लम हो सकती है। और कईयों को जेनेटिक से ही, मतलब जब से वो पैदा हुए हैं, उनकी नाक की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी होती है, जिसको हम डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं, तो उन केसेस में भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं मानूं सबसे जो रीजन कॉमन है वो है क्रोनिक एलर्जीज। अगर आपको सीजनल क्रोनिक एलर्जीज है और बहुत टाइम तक आप इसको रखा हुआ है आपने, ठीक है, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं की है, तो वो आगे चल के साइनस में कन्वर्ट होगा। क्या इम्यूनिटी बूस्ट करना ही सीजनल एलर्जीज का एक रूट कॉज सॉल्यूशन है, या ये एक सिर्फ मार्केटिंग लाइन है कि बूस्ट इम्यूनिटी, टेक दीज प्रोडक्ट्स, हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड ऑल? देखिए, इम्यूनिटी बूस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल उतना हेल्दी नहीं है, ठीक है, तो आपको इम्यूनिटी बूस्ट करनी ही पड़ेगी। आपको खाने पीने से वो चीजें नहीं मिलेगी, इसलिए आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ेंगे इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। तो इम्यूनिटी आपकी बॉडी का कह सकते हो ना कि सार है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, स्पेशली एलर्जीज ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। साथ ही साथ आपको और कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो यस, डेफिनेटली आई कैन रिकमेंड कि आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना पड़ेगा। आप देखिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए पंचकर्मा सेंटर्स हैं। तो देखिए, आप फॉरेन में भी इतना कल्चर हो गया है कि लोग स्पेशली इंडिया आते हैं मेडिटेशन, योगा, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। क्यों करते हैं? ताकि उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो, अपनी इम्यूनिटी के लिए कर रहे हैं। तो ये चीजें काफी ट्रेंडिंग भी हैं, एंड आजकल
जिस एनवायरमेंट में आप एक मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस दोनों से ही बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, तो उस केस में आपकी इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो हमने सीजनल एलर्जीज एंड साइनस की बहुत डिटेल में बात करी जी। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आयुर्वेदा में इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है या दिस इज ओनली टू गिव द रिलीफ? देखिए, आयुर्वेदा में ना बेसिकली हम मैनेजमेंट पे जाते हैं, हम लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं एंड एक हर्बल सोल्यूशन देते हैं। एलर्जीज क्या है कि आपकी बॉडी का रिएक्शन है, ठीक है, आपके जो बॉडी के अंदर एलर्जेंस जा रहे हैं आपके इम्यून सिस्टम का, ठीक है, तो इसका मेन क्या है कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना है। तो उसके लिए हम हर्बल मेडिसिन बनाते हैं, स्पेशली अगर उसमें हमने सिर्फ जड़ी बूटियां डाली हुई हैं जो आपकी किचन में भी मिल जाएंगी, आपको आसपास भी अपनी मिल जाएंगी, लेकिन वो एक इकट्ठी करके एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म में देने से क्या होता है कि वो जल्दी काम करती है एंड आपकी जो क्रोनिक से क्रोनिक एलर्जीज है उस पर भी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने एक फॉर्मूला तैयार किया था क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि इतनी सारी चीजें हम कहां से इकट्ठी करें, क्योंकि एलर्जी ऐसी प्रॉब्लम है लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है जिसको हुई है। तो उसमें हमने क्या डाला है, हमने नीम, हल्दी, ठीक है, इसमें और क्या है कि आपने नीम डाल दिया, इसमें डाला है कि नीम डाली है, हरिद्रा डाला है, अजवाइन डाला है, सौंफ डाला है, ठीक है, सितोपलादी चूर्ण डाला है। ये सारी चीजें क्या है कि आपके कफ दोष को कम करेंगी। एंड मोर ओवर इसका कुछ नहीं करना है, आपने सुबह शाम एक एक टैबलेट लेनी है, जिससे क्या है कि आपकी इम्यूनिटी तो बिल्डअप होगी, साथ ही साथ जो एलर्जिक रिएक्शंस जो हमने बात की है सिम्टम्स की, स्नीजिंग होना, रनिंग नोज होना, ठीक है, बार बार आपको कंजेशन होना या सांस आने की दिक्कत होना, या आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें जब भी मौसम चेंज होता है हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने, जैसे कोल्ड, नाक बहनी बंदी ही नहीं होती है, तो उन केस में हमने एलर्जी ये हमारा फॉर्मूला बनाया है। तो ये चीजें काफी एडवांस स्टेज पे आपको हील करेगी। एक तो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है, ऊपर से ये है कि हमने इस चीज पे काफी ट्रायल्स भी की हैं एलर्जीज पे, ठीक है, और क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद हमने देखा है कि एलर्जीज में काफी अच्छा काम करती हैं ये चीजें। तो ये जो हर्ब्स है, ये अगर आपको नहीं मिल रहे हैं आसपास तो आप ये कैप्सूल ले सकते हैं। इसमें सारी जड़ी बूटियां हैं और एक्सट्रैक्ट में है, और बहुत क्रोनिक एलर्जीज में हमने काम होते हुए देखा है इस मेडिसिन का। तो आप प्लीज, मैं यही कहूंगी कि अगर आपको एलर्जीज है तो इसको इग्नोर मत करिए, और जितना टाइम रहते हैं इसको ठीक करने की कोशिश करिए, ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम जैसे कि एस्थमा, साइनस, रेनाइटिस, है ना, ऐसी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको भी आज का हमारा पॉडकास्ट हेल्पफुल लगा है तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आपको ऐसा लगता है कि जो ऐसी किसी प्रॉब्लम का शिकार है या उनको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नीचे दिए लिंक्स को जरूर चेक करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और हेल्दी रहिए।